जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3 लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा आहार के क्षारीय अंश की पूर्ति फल और सब्जियों से। तो उसमें बताया गया कि हमें फल और सब्जियों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे हमें क्षारीय अंश मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। शाक अपने घर उगाएं। अब तक यह जाना जाता रहा है कि मानव शरीर को अन्न और मांस से अधिक स्वस्थ और पौष्टिकता मिलती है, पर अब वैज्ञानिक बराबर यह अनुसंधान करते जा रहे हैं कि अन्न की अपेक्षा शाक भाजी से शरीर को वह सभी तत्व आसानी से मिल जाते हैं जिनसे शरीर को अधिक तेज, स्निग्धता, शक्ति और दीर्घ जीवन मिलता है। पौष्टिक तत्व प्राकृतिक रूप से हरी सब्जियों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सब्जियों में रोगों के अणु उत्पन्न न होने की विलक्षण क्षमता पाई जाती है। यह तो शाक के स्वास्थ्य संबंधी लाभ थे। आजीविका की दृष्टि से भी भाजी उत्पादन में लाभ ही है। अनुमान है कि जिस खेत में जितना परिश्रम करके 1 रुपया कमाया जा सकता है, शाक भाजी उत्पादन करके उसमें ही 2.5 रुपये अधिक कमाए जा सकते हैं। शहरों के किनारे रहने वाले कुछ किसानों के पास बहुत थोड़ी जमीन होती है। वे उतने से ही भरपूर कृषि का लाभ उठाते हैं। एक खेत में 3-3, 4-4 बार हरे साग उगा लेते हैं। इनकी बाजार में खपत भी आराम से हो जाती है और दाम भी अच्छे मिलते हैं। अभी ग्रामीण किसानों का इस ओर ध्यान कम है। इस कारण लोग चाहते हुए भी साग सब्जी का पूरा लाभ और आनंद नहीं ले पाते। मुख्य बात यह बताने की है कि कृषि की अपेक्षा साग सब्जी का उत्पादन अधिक होता है। इस वर्ष इटावा के जिलाधीश ने आलू उत्पादन के आंकड़े एकत्रित किए। उन्होंने पाया कि 1 एकड़ में आलू का औसत उत्पादन 150 मन बैठता है, जबकि उसमें गेहूं अधिक से अधिक 50 मन तक बैठता है। आलू साग और अन्न दोनों का ही काम देता है। उपवास आदि अवसरों पर धान, सिंघाड़े आदि के आटे पर पैसा भी अधिक लगता है और वे उपवास में ग्रहण करने योग्य भी नहीं होते। आलू इस दृष्टि से सबसे अच्छा उपवास में ग्रहण करने योग्य साग है। नमाजपुर बहराइच के प्यारे मिर्जा नामक एक किसान ने 1 एकड़ में 480 मन आलू रिकॉर्ड उत्पन्न कर कृषकों का ध्यान इस ओर खींचा। गाजीपुर के श्री राम सिंह नामक किसान ने पिछले वर्ष 4 एकड़ भूमि में केवल आलू, टमाटर, गोभी, बैंगन, करेला, कुम्हड़ा आदि का उत्पादन किया। उन्होंने बताया कुल परिश्रम और मजदूरी काट कर उससे उन्हें 5,000 रुपये का लाभ हुआ। 4 एकड़ भूमि में भारी अन्न से उन्हें पहले मुश्किल से 1,000 रुपये की आय होती थी। सागबाजी के बढ़ते आर्थिक लाभ देखकर कानपुर के आसपास के किसानों ने बड़ी मात्रा में साग उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। इसमें युवक किसान अधिक रुचि ले रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर नई दिल्ली के एक्सटेंशन डायरेक्टरेट ने विज्ञप्ति नवंबर 5867 में टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली किस्म का विवरण छापा है। इस किस्म को एक कल्याणपुर का नाम दिया गया है। उसे बोकर किसान फी हेक्टर 37 से 60 कुंटल तक पैदावार ले सकते हैं। वैसे भी टमाटर की सामान्य पैदावार 30 से 50 कुंटल तक मिलती है। टमाटर की इस किस्म के पौधे बौने होते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते नहीं, इसलिए उन्हें लकड़ी के गमलों में घरों के आसपास भी जमाया जा सकता है। इसके हर गुच्छे में 6 से 8 तक फल लगते हैं। इस तरह घर में ही उत्तम भाजी का आनंद उठाया जा सकता है और उस पर होने वाले खर्चे को बचाया जा सकता है। शाकाहार की मात्रा बढ़ा देने पर ही आर्थिक लाभ है। अन्न की अपेक्षा साग भाजी सस्ती भी होती है। उसमें नमक मिर्च मिलाकर स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। इसलिए उत्पादन और उपभोग दोनों ही दृष्टि से शाक आर्थिक लाभदायक है। हम में से प्रत्येक को इस लाभ को उठाना चाहिए। घरों में पुष्प और शाक उगाने का आंदोलन चलाने हमारे लिए कितनी ही दृष्टियों से उपयोगी है। काम छोटा सा है, पर उसकी उपलब्धियों पर तनिक अधिक गंभीरता से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि देखने में सामान्य बात भले ही लगती हो, पर वस्तुतः वह अनेक दृष्टियों से असामान्य है। मोटे तौर पर सबसे बड़ा लाभ उसका आर्थिक लाभ सामने आता है। साल के अधिकांश समय में शाक भाजी काफी महंगी बिकती है। कई बार तो उनका मूल्य दूध के भाव जितना हो जाता है। जिस प्रकार दूध खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं, उसी प्रकार आजकल गरीब लोगों को
तो शाक के लिए भी तरसना पड़ता है। दालों में पानी डालकर पतला बना लिया जाता है, इसलिए वे रोटी के साथ लगावन का काम दे जाती हैं और किसी प्रकार काम चल जाता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि शाक की उपयोगिता नहीं है और उसके बिना भी संतुलित भोजन की आवश्यकता पूरी हो सकती है। हरी शाक भाजी भी प्रकारांतर से फलों की आवश्यकता पूरी करती है। सूखे अन्न उतने जीवंत नहीं रहते, सूखने पर उनकी वह सजीवता नष्ट हो जाती है जो आहार में प्रधान रूप से होनी चाहिए। विटामिन ए, बी, सी, डी आदि का भोजन में होना आवश्यक है। उनके अभाव में शरीर कुपोषण का शिकार होकर दुर्बल और रुग्ण रहने लगता है। उपयोगी विटामिन प्रधानतः फलों और शाकों में पाए जाते हैं। मनुष्य शरीर की संरचना बंदर से मिलती जुलती होने के कारण वस्तुतः उसका मूल आहार फल ही होने चाहिए, पर वे जमीन कृषि कर्मों में प्रयुक्त होने के कारण कम उपलब्ध होते हैं, फलतः महंगे बिकते हैं। उनकी आंशिक आवश्यकता शाकों से पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से भोजन में कौन कौन से पदार्थों का समुचित समावेश होना चाहिए, जो यह जानते हैं वे शाक भाजी को पूरा महत्व देते हैं और उन्हें आहार में निश्चित रूप से सम्मिलित रखते हैं। गरीबी के कारण हमें सस्ता भोजन चाहिए, यूं शाकों का मूल्य महंगा और दालें सस्ती होती हैं। शाकों में आलू, अरबी आदि अन्य शाकों की अपेक्षा सस्ते तो रहते हैं, पर उनमें कठोरता रहने के कारण उतना गुण नहीं रहता। अन्न की तरह ही यदि शाक भाजी की कृषि पर अधिक ध्यान दिया जाए तो उनका उत्पादन बढ़े, लोक रुचि उनकी आवश्यकता समझे और मांग करे तो उनका अधिक उत्पादन और सस्तापन भी संभव है। पर अभी तो खरीदार और उत्पादक इस ओर उपेक्षा ही बरत रहे हैं, फलतः शाक प्रायः महंगे ही बने रहते हैं और उनका लाभ संपन्न लोग ही ले पाते हैं। सामान्य लोगों को उनके बिना ही काम चलाना पड़ता है, फलतः पोषक तत्वों के अभाव में उन्हें आरोग्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ी क्षति सहन करनी पड़ती है। इस अभाव की पूर्ति के लिए घर घर में उगाई जाने वाली शाक वाटिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उनमें थोड़ा उत्साह दिखाया जाए तो बिल्कुल मुफ्त में घर की आवश्यकता को बहुत हद तक पूरी कर सकने जितनी मात्रा में शाक उगाए जा सकते हैं। इससे न केवल पोषक तत्व ही प्राप्त होते हैं वरन आर्थिक बचत भी होती है। आधा किलो प्रतिदिन की औसत का शाक तो छोटे घरों में भी उगाया जा सकता है। जिनके आंगन बड़े हैं और आसपास थोड़ी जगह खाली है, वे इस औसत को 1 किलो नित्य तक भी कर सकते हैं। बरसात के दिनों में तोरई, लौकी उतनी पैदा की जा सकती है कि उन्हें पड़ोसियों को उपहार में दिया जा सके अथवा बेचा जा सके। यह एक अच्छा खासा गृह उद्योग है। पुराने जमाने में चक्की पीसना और चरखा चलाना गृह उद्योग माने जाते थे, तब उतना ही उपयोगी शाक उत्पादन को बनाया जा सकता है। इसका आर्थिक लाभ प्रत्यक्ष है, बाजार में पैसा नहीं डालना पड़ता। साथ ही दुकानों पर कई कई दिन बासी, पुराने, सूखे, मुरझाए, नीरस और गुण रहित शाक खरीदने की अपेक्षा बिल्कुल ताजी स्थिति में पाने का विशेष लाभ मिल जाता है। यह दोहरा लाभ थोड़ा उत्साह उत्पन्न करने भर से हर घर परिवार को मिल सकता है। आर्थिक बचत और स्वास्थ्य रक्षा के प्रश्न सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं हैं। उन्हें घर परिवार के मोर्चों पर संभालने के लिए शाक वाटिका आंदोलन बहुत हद तक सहायक हो सकता है। अपना निज का लाभ तो प्रत्यक्ष ही है। शाक वाटिका लगाना कुछ भी कठिन नहीं है। आंगन में, छत पर थोड़ी बहुत खुली जगह प्रायः हर घर में होती है। कहीं कच्ची जमीन का हिस्सा हो तो उसमें अथवा साबुन, चाय आदि की रद्दी पेटियों, टूटे घड़ों, सुराहियों के पेंदे आदि में मिट्टी भरकर उसी में शाक फल उगाए जा सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। किसान परिवारों के लोग जानते हैं कि उपजाऊ मिट्टी में थोड़ा खाद मिलाकर उसे शाकोत्पादन के उपयुक्त बनाया जा सकता है। किस महीने में क्या बोया जाता है और क्या नहीं, इस संबंध में भी सावधानी बरतनी चाहिए। खुली हवा और धूप पौधे को मिलना आवश्यक होता है। बंद जगहों में मनुष्य भले ही जिंदा रह लें, पर पौधे तो उस स्थिति में जीवित रह नहीं पाते। इस संक्षिप्त और सर्वसुलभ जानकारियों की कई किताबें बाजार में मिलती हैं, कोई किसान या माली भी बता सकते हैं। यह जानकारियां इस पत्रिका में भी आगे मिल सकती हैं। यह बहुत ही सरल है, महिलाएं इसे आसानी से याद रख सकती हैं और यदि थोड़ा उत्साह हो तो सहज ही अपने घर आंगन में शाक वाटिका खड़ी कर सकती हैं। इस प्रयत्न का मधुर प्रतिफल उन्हें कुछ सप्ताहों में ही सामने खड़ा देख सकता है। रचनात्मक प्रवृत्तियों में उत्साह होना व्यक्तित्व के समग्र विकास की दृष्टि से अत्यंत ही लाभदायक है। निर्माण कार्यों में रुचि जागे और उसमें गतिचित होकर जुटने की उमंग बने, उसके लिए अवसर मिलता रहे तो बनाने, संभालने, उत्पन्न करने का स्वभाव बन जाता है।
व्यायामशाला में किया हुआ अभ्यास आगे चलकर शरीर को परिपुष्ट बनाता है और उसके अनेकानेक लाभ मिलते हैं। घरेलू शाक वाटिका के माध्यम से रचनात्मक प्रवृत्ति जगाई जा सकती है। निर्माण कार्य की दिशा में मुड़ी हुई इच्छा शक्ति कई लाभ उत्पन्न करती है। मानसिक तीक्ष्णता, श्रम में उत्साह, कुछ करके दिखाने की उमंग, सतर्कता, सावधानी जैसे गुणों के विकास में यह शाक वाटिका मानसिक प्रखरता उत्पन्न करने के लिए एक प्रकार की व्यायामशाला का ही प्रयोजन पूरा कर सकती है, जिसमें महिलाएं न केवल स्वयं लग सकती हैं वरन अपने बच्चों को भी लगा सकती हैं। उनके स्वभाव में सृजनात्मक प्रवृत्तियों का समावेश होना ऐसा बीजारोपण है जिसके फलित होने पर समूचा व्यक्तित्व ही सुविकसित दृष्टिगोचर हो सकता है। अभिभावकों की ओर से बच्चों को दिया गया यह बड़ा अनुदान है। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति कुछ बनाने बढ़ाने की होती है। कृषि, उद्योग, पशुपालन आदि के सहारे न केवल आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है वरन उस जन्मजात सहज आकांक्षा की पूर्ति भी होती है जो सृजन कार्यों में संलग्न रहने के माध्यम से अपने अनुभव, उत्साह एवं कौशल को विकसित करने के लिए निरंतर उमंगती रहती है। बच्चे अनगढ़ रूप से इसी दिशा में कुछ न कुछ करते रहते हैं। अनुभव के अभाव में उनका यह उत्साह खटपट जैसा लगता है और उससे हर्ज होने पर डांट भी पड़ती है। उसे उचित दिशा में देने के लिए शाक वाटिका जैसे रचनात्मक कार्य सामने रखे जाएं तो उनके उत्साह को उपयुक्त दिशा मिल सकती है और बाल शिक्षा का एक मनोवैज्ञानिक साधन बन सकता है। माताएं अपने 4-5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों की रुचि इन कार्यों में लगा सकती हैं। उनसे अपनी देखरेख में कुछ काम कराते हुए एक उपयोगी शिक्षण दे सकती हैं। संतान उत्पन्न करने और उसे पाल पोस कर बड़ा करने की इच्छा मनुष्य की जन्मजात सृजनात्मक प्रवृत्ति की ही एक धारा है। कुत्ते, बिल्ली जैसे पशु और तोता, मैना, तीतर जैसे पक्षी पालने में आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभ नहीं है। उनकी साज संभाल में पैसा भी खर्च होता है और समय भी। फिर भी उसमें उत्साह इसलिए रहता है कि उसमें सृजन व पोषण की इच्छा को फलित होने में सहायता मिलती है। जड़ और चेतन की मध्यवर्ती स्थिति वनस्पति है। पेड़ पौधे, घास पात, जड़ी बूटी आदि इसी वर्ग में आते हैं। पौधे बच्चों की तरह बढ़ते हैं, कलियों और फूलों के रूप में हंसते हैं, फलों के रूप में अपनी सफलता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पौधों की हरियाली, कोमलता एवं संरचना में प्रकृति का अनुपम सौंदर्य बिखरता रहता है। यही कारण है कि लोग वन्य प्रदेशों में जाकर प्रकृति की शोभा को निहारते और प्रसन्न होते हैं। उद्यान और पार्क बनाते और उसमें टहलने जाते हैं। सुरुचि संपन्न व्यक्ति घरों में थोड़ी जगह छोड़ते और उसमें हरियाली उगाते हैं। मेजों पर गुलदस्ता सजाना इसी सुरुचि का परिचायक है। शाक वाटिका इसी सुरुचि का विकसित और तृप्त होने में सहायता करती है। घर में फलदार पौधे लगाना गाय बकरी जैसे दुधारू पशु पालने की तरह है। उसे फलदार वृक्ष लगाने का एक छोटा रूप कहा जा सकता है। रुचि हो तो फूलों के पौधे गमलों में लगाए और सुसज्जित रूप से रखे जा सकते हैं। घरों में जो चित्र टांगे जाते हैं उनमें भी फल फूलों वाले पेड़ पौधे रहते हैं। कागजी चित्रों की अपेक्षा जीवंत पौधे लगाना और उनकी हरितमा तथा खिले पुष्पों का आनंद लेना कितना अधिक वास्तविक होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। कल्पना और यथार्थ में जो अंतर है वही चित्र सज्जा और फूल पौधे लगाने के बीच देखा जा सकता है। हरी भरी बेलें खंभों और छतों पर छा जाने वाली कितनी मनोरम लगती हैं। हरियाली का सामने रहना आंखों की ज्योति बढ़ाता है और शीतलता प्रदान करता है। मस्तिष्क का तनाव दूर करने और शांति प्रदान करने में हरितिमा की उपयोगिता सर्वविदित है। तभी सौंदर्य पारखी और कला प्रेमी लोग अपनी आंतरिक तृप्ति के लिए हरितिमा के संपर्क में रहने के अधिकाधिक प्रयत्न करते हैं। यह सुरुचि हर गरीब अमीर परिवार में विकसित की जानी चाहिए। तुलसी के पौधे घरों में भावनापूर्वक स्थापित करने को धर्म मान्यता में इस कारण भी महत्ता दी गई है। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रम और गुरुकुल उपवन में बनाए जाते थे। आजकल भी अच्छे स्तर के विद्यालयों और शोध संस्थानों में हरियाली, लॉन, बगीचे आदि पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति में हरितिमा में मस्तिष्क का तनाव दूर करने की, मन को उल्लसित करने की अद्भुत क्षमता है। अध्ययन और चिंतन के लिए इसीलिए उसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। चिंतन के साथ शरीर को भी स्वस्थ रखने में हरियाली का पर्याप्त योगदान रहता है। इसी तथ्य को समझकर गुरुकुलों से लेकर आजकल के विकसित शिक्षण संस्थानों तक में हरियाली का विशेष महत्व दिया जाता है। आरोग्य विज्ञान के विद्यार्थी ये जानते हैं कि अन्न और जल से भी बढ़कर हवा का महत्व है। अन्न जल के बिना कुछ समय तक मनुष्य जीवित रह सकता है, पर दूषित वायु तो देखते देखते
दम घोंट देती है। मनुष्य जो सांस छोड़ता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्रहण करने वाली वायु में ऑक्सीजन की समुचित मात्रा होनी चाहिए। पौधे कार्बन खाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार मनुष्य और पौधे एक दूसरे के अन्योन्याश्रित साथी, जीवन मरण के सहचर और एक दूसरे के पूरक हैं। एक के द्वारा छोड़ी गई वायु दूसरे के लिए आहार है। पौधों को साथ रखकर, उनके साथ रहकर हम जीवन संपदा को बढ़ाते हैं और शुद्ध सांस रूपी बहुमूल्य आहार की व्यवस्था जुटाते हैं। घरेलू शाक वाटिका के ऐसे ऐसे अनेक लाभ हैं जिनको उनको दृष्टि में रखते हुए हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि हर घर में सृजनात्मक प्रवृत्ति को साकार करने के लिए आवश्यक उत्साह उत्पन्न हो। महिला जागरण संगठन के सदस्यों को इसका शुभारंभ अपने अपने घरों से ही कर देना चाहिए और जहाँ कहीं अपनी पहुँच हो वहाँ भी इसका आरोपण उत्पादन के लिए उत्साहन उत्पन्न करना चाहिए। साथ ही इसकी आवश्यक जानकारी देने तथा आरंभिक सहयोग देने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। शाक वाटिका आंदोलन को अग्रगामी बनाकर हम लोग देखने में छोटे प्रतीत होने वाले किंतु परिणाम में अति महत्वपूर्ण लोक सेवा कार्य में संलग्न हो सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने शाक वाटिका के बारे में जाना कि कैसे हम उन्हें अगर अपने घर में उगाएं तो हमें वो बहुत ही सस्ते में मिल सकते हैं और हम घर में सभी को पोषक तत्व भी प्रदान कर सकते हैं। जो लोग अपने घर में शाक वाटिका लगा सकते हैं वो अवश्य लगाएं ताकि उन्हें ताजे इस साग सब्जी मिल सके जो स्वास्थ्यवर्धक भी है और सस्ती भी है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।